अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्विकली। अपनी आज की क्लास को फिर हम लोग एंड कर देंगे। आज हमारे पास टॉपिक है एक्सेल का। आप सबके साथ स्क्रीन विजिबल है। आज हम अपने सेकंड टूल एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन देख लेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ एक भी चीज़ें और उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। और उसके अलावा लास्टली जो हम लोगों ने अपने टूल को ख़त्म किया है वो था हमारे पास पाइथन, जिसमें हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक का यूज़ किया था। पाइथन हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है और उसकी लाइब्रेरीज को भी साथ साथ हम लोगों ने कवर किया था। इवन कि आप लोगों के साथ लास्ट क्लास जो वेनसडे को हुई थी उसमें मैंने आपके साथ एक लाइवली प्रोजेक्ट शेयर किया था। तो यही मकसद है हमारा कि हमारे पास जो स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को, उन स्टेटमेंट्स को हमने पहले अंडरस्टैंड करना है। वो बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को जब तक हम समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फिर डाटा मौजूद नहीं होगा, डाटा के बारे में हमें पता नहीं होगा, तो फिर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसमें EDA हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करना, क्लीन करना अपने डाटा को, डुप्लीकेशंस को रिमूव करना, आउटलायर्स डिटेक्ट करना और फिर उनको रिमूव करना, और विजुअलाइजेशन करके साथ साथ देखना। और फिर जो हम अपनी उन स्नैरियो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली मेन जो काम होता है वो हमेशा विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हुए उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये ऑल ओवर तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने उसका यूज़ करते हुए देखी थी, जिसमें फॉर लूप का भी बीच में यूज़ किया और तमाम तक जितने भी मेथड्स यूज़ किए थे उन सबको हम लोगों ने अपने उस EDA वाले प्रोजेक्ट में शेयर किया था। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो समझ आई होंगी और चीज़ों का आपको पता चला होगा कि हमने जो चीज़ें लर्न की हैं वो बेसिकली हमने इम्प्लीमेंट भी की हैं, और कहाँ की हैं और किस तरह से की हैं, तो ये आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। सो आज हमारे पास सेकंड टूल है एक्सेल, और एक्सेल को आज हम देखते हैं कि एक्सेल हमारे पास क्या है, एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती हैं, और फिर इसका यूज़ क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। एक्सेल में सेल्स क्या होते हैं, इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो और जो है वो हम बहुत सी चीज़ें इसमें देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो ये है एक्सेल। आप लोगों ने बेसिकली जो है वो एक्सेल आप लोगों ने गूगल पे जाकर राइट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप लोगों ने वहाँ से एक्सेल का जो भी वर्जन है आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो है आप इंस्टॉल करके एक्सेल को यूज़ कर लें, जो वर्जन कोई भी आप ले लें, 19 का ले लें या 16 का ले लें आप, या फिर 21 और 365 है। वो तो बेसिकली मेरे ख्याल से पेड होगा, और एज अ पाकिस्तानी पेड चीज़ें तो हम लोगों ने यूज़ करनी नहीं है। तो वर्जन जो है वो मौजूद हैं। आप लोग जस्ट सिंपली गूगल पे जाके लिखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप जो है एक्सेल के वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और सेकंड ये है कि आप गूगल शीट का यूज़ कर लें। जो हमारे पास ड्राइव बेस आ जाती है गूगल शीट, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी वही हमारे पास वर्क है जो एक्सेल को इंस्टॉल करने पे होगा, लेकिन गूगल शीट में ये है कि वो हमारी ड्राइव में फाइल्स जो हैं उसकी अपलोड होती जाएंगी, तो वो भी एक बेनिफिट है। सेकंड, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल है, ये मेरे पास जो है वो 2016 का वर्जन इसमें मौजूद है। अब ये इसका इंटरफेस है, लेकिन बेसिकली भी सही तरह का जो इंटरफेस है जिसमें वर्किंग करनी है वो अभी हमारे पास नहीं आया। तो यहाँ पे एक चीज़ है ब्लैंक वर्कबुक। एक्चुअली वर्कबुक कहते हैं कि जिसमें हमने काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बुक्स मौजूद होती हैं, ठीक है, किताबें हमारे पास मौजूद होती हैं, तो उसको हम कहते हैं ये अभी मेरे पास बुक है। लेकिन जैसे ही बुक को ओपन करते हैं तो फिर हमारे पास मल्टीपल पेजेस आ जाते हैं, शीट्स आ जाती हैं, तो वो हमारे पास कहलाती हैं वर्कशीट। वर्कबुक कहते हैं कि एक जिस पे करंटली वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तो एक वर्कबुक में हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट्स या वर्क पेजेस मौजूद होते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्कबुक आ जाएगी। ओके,
तो ये हमारे पास वर्कबुक आ गई है। अब वर्कबुक के अंदर हमारे पास ये इंटरफेस है रियल, जिस पे हम लोग वर्किंग करते हैं, करंटली जो काम वगैरह करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्विकली बार है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्विकली बार है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे रिबन्स कह सकते हैं या फिर मेन्यू बार्स हैं हमारे पास, के हर एक बार में कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लिपबोर्ड का यहाँ पे रिबन बना हुआ है, यानी कि होम के अंदर ग्रुपिंग कर दी गई है, चीज़ों को सेपरेट कर दिया गया है कि क्लिपबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, पेस्टिंग, कॉपी, कट, ये चीज़ें मौजूद होती हैं मोस्ट प्रॉबली। फाउंट में आ जाता है कि जो हम लोग चीज़ टाइप कर रहे हैं उसकी जो है वो लिखाई कैसी होनी चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए, उसका फाउंट कैसा होना चाहिए। देन टाइम रोमन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एरियल यूज़ कर रहे हैं, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक करना है कि नहीं करना, अंडरलाइन करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं कि नहीं, अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, यानी साइज इंक्रीज वाली, ये सारी तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे पास फॉन्ट के अंदर मौजूद हैं। देन अलाइनमेंट आ जाती हैं। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट पे हमने अपने टेक्स्ट को रखना है, राइट पे रखना है, या फिर मिडल में, सेंटर में रखना है, तो वो हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती है। देन अगर यहाँ पे मैंने मर्ज करना है तो उसकी मेरे पास यहाँ पे ये मर्ज एंड सेंटर की अलाइनमेंट आ जाएगी। इसको मैंने मर्ज किया तो देखें ये जो है ये पूरा एक सेल बन चुका है। पहले तो ये एक सेल था, फिर ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, लेकिन इस वक्त अब ये एक पूरा सेल आ चुका है, मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो जो भी चीज़ लिखूँगा वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे मर्ज है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं कि नंबर्स अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल अमाउंट या प्राइस वाली वैल्यूज़ हैं तो वो हमारे पास डॉलर्स में होनी चाहिए, तो उसमें हम लोग यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं। परसेंटेज, अगर परसेंटेज वाला कोई कॉलम है जिसमें हम परसेंटेज शो करवा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं, नंबर्स की, करेंसी की, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, तो इनमें से हम लोग फर्दर अपने जो है वो एक्सेल के अंदर यूज़ इनको करते जाएंगे, तो ओवरऑल वहाँ पे भी इनका वर्किंग देख लेंगे। देन स्टाइलिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमेशा हम अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं जब स्पेसिफिक रिकॉर्ड को गेट करना होता है। तो किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फर्दर मल्टीपल्स हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। टॉप 10 या टॉप बॉटम मुझे अगर अपनी रिकॉर्ड्स को देखना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा है, तो मैंने टॉप 10 स्टूडेंट्स के देखने हैं कि जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए मैं टॉप 10 या टॉप 5 की कमांड कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा। वो कैसे यूज़ होगी, डिफरेंट नंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग ये काम यूज़ करते हैं। फिर है कि हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद है रिकॉर्ड, उसको टेबल की फॉर्मेट में इंसर्ट करना है, क्योंकि टेबल में करके हम एक डाटा को अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, कि अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें हमारे पास यूज़ होंगी। सेल्स हमने इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, तो वो हमारे पास यूज़ होते हैं, उसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ होती हैं, तो वो भी फर्दर फर्दर हम लोग साथ साथ सीखते रहेंगे। देन यहाँ पे है हमारे पास क्लियर करना है, सॉर्ट करना है, ऑटो सम करना है, तो ये तमाम तर ये जो यहाँ पे इनको अलग अलग किया गया है कि होम टैब में ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ग्रुपिंग कर दी गई हैं, इनके रिबन्स बना दिए गए हैं, पार्टीशंस कर दी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई हैं कि होम टैब में यही चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी। देन यहाँ पे सेकंड टैब आप लोगों के पास यहाँ पे इंसर्ट की आ जाएगी, तो इंसर्ट में हमारे पास फर्दर जो ऐड करने की चीज़ें होती हैं, पाइवट टेबल है। देखिए पाइवट टेबल जो हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक में यूज़ किया था, सेम एज वेल हम लोग एक्सेल में भी उसका यूज़ करेंगे। टेबल आपने क्रिएट करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट, कोई शेप आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो देन उसके लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो जाती हैं, इक्वेशन वगैरह। तो ये इस तरह की तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इंसर्ट टैब में रिबन्स में बनाई गई हैं। ये देखें चार्ट्स की यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है। ओके, यहाँ पे मैप्स आ जाते हैं, हमारे पास प्राइवेट चार्ट्स आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम लोग एक्सेल के साथ साथ यूज़ करते रहेंगे। फिर पेज लेआउट है जिसमें पेज मर्ज वगैरह ये चीज़ें हैं। इसमें फार्मूलाज है जिसमें स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फार्मूलाज इन्वॉल्व है, आप यहाँ पे भी जाकर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके अलावा हम लोग वैसे भी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। फिर डेटा है, अगर आपने किसी डिफरेंट सोर्सेज से, किसी दूसरे सोर्सेज से या टूल से आपने एक्सेल के अंदर डेटा गेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा का रिबन मौजूद है। तो उसमें हम लोग कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट से डाटा लेना है, किसी वेबसाइट से डाटा लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ से हमें उस वेबसाइट का लिंक मांगेगा, तो वो हम उसे बताएंगे कि जाकर इस वेबसाइट से जो है वो डाटा क्या करो, ले लो। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे फर्दर हमारे पास है गेट एंड ट्रांसफर डाटा। अगर हम लोगों ने एक्सेल क्यूरी का यूज़ करना है डाटा क्लीन करने के लिए, वैसे तो हम एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ये यूज़ होती हैं। रिफ्रेश करना, कनेक्शन है, सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है। फिर ये डाटा टूल्स कुछ जो हैं वो क्लीनिंग के तौर पर हमारे पास यूज़ होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे अपने जब हम लोग डाटा क्लीनिंग और एक्सेल का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंट टैब्स है, हर टैब के अंदर उसी से रिलेटेड हमारे पास ग्रुपिंग बनी हुई है, रिबन्स बने हुए हैं। होम टैब में जो मोस्ट प्रॉबेबली जब भी हम लोग किसी इस तरह के एक्सेल को या इस तरह के टूल को ओपन करते हैं, तो होम टैब हमारे पास हमेशा सबसे पहले ओपन होती है। देन यहाँ पे बुक 1 मेरे पास आ रहा है, ये हमारे पास टाइटल बार है कि टाइटल यहाँ पे मेरे पास क्या शो हो रहा है। इस वक्त मेरी जो इस एक्सेल का नाम है या इस शीट का नाम है वो है बुक 1। अभी मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन चेंज करेंगे तो फाइल बार में हमारे पास फर्दर यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने प्रोटेक्ट करना है वर्कबुक को कि सिर्फ मैं ही इस वर्कबुक को खोल सकूँ और कोई भी ना खोल सके, तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट में ऑप्शन आएगी, आपने क्या इसमें कोई पासवर्ड लगाना है, प्रोटेक्ट रन शीट करनी है, तो इस तरह की हम लोग यहाँ पे मैथडोलॉजीज अप्लाई करते हैं। उसके बाद नीचे बॉटम में हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ शो हो रही है, यहाँ पे एक रेडी लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारे पास बेसिकली एडिटिंग मोड यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है कि इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं वो क्या है, रेडी मोड में है। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे भी सेल पे अपना कर्सर रख रहा हूँ तो वो रेडी मोड आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ गया है, मोड, एंटर मोड। एंटर मोड आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखने के बाद इसको एंटर कर दूंगा, दोबारा से मेरे पास रेडी मोड आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जाके जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा अब एंटर मोड नहीं आ रहा, अब मेरे पास एडिट मोड यहाँ पे विजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर पहले से कुछ लिखा था, तो इसका मतलब है आप दोबारा से कोई चीज़ इसमें एडिट करने चाह रहे हैं, चेंजिंग्स करने चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे मोड यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जूमिंग और उसकी भी ऑप्शंस है, वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखें शीट 1 है। अब मैंने जो बात कही थी कि हमारे पास एक वक्त में मल्टीपल शीट्स मौजूद होती हैं वर्कबुक के अंदर, तो ये शीट 1 है इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं इस शीट का नेम भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट्रो, हिट एंटर, तो ये मेरे पास अब इस शीट का नाम क्या हो गया है, इंट्रो। अब मुझे और भी शीट्स इसमें इंसर्ट करनी है, तो जस्ट सिंपली ये प्लस सिंबल पे हम लोग क्लिक करेंगे, शीट 2 आ जाएगी, शीट 3। तो एक वर्कबुक के अंदर हमारे पास मल्टीपल शीट्स मौजूद होती हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक्सेल यूज़ किस किस लिए किया जाता है। अभी तो हमने बातें देख ली कि एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सेल का भी साथ साथ यूज़ होता है कि एक्सेल में हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। जो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास डे शीट्स वगैरह आ रही होती हैं, वो चाहे बोर्ड की आ रही हों या फिर हमारे पास जो स्कूल्स वगैरह में भी हम देखते हैं कि डे शीट्स आ रही होती हैं, जिसमें एक डेट का कॉलम होता है, बाकी सारे क्लासेस के अकॉर्डिंग कॉलम्स बनाए हुए होते हैं। तो बेसिकली जो वो डे शीट्स वगैरह भी बनती हैं वो भी एक्सेल का यूज़ करते हुए बनती हैं। तो इस तरह के हमारे पास ये एक्सेल का जो है वो इंटरफेस यूज़ होता है। किस पावर क्यूरी का? पावर क्यूरी जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सेल की अभी आप बात कर रही हैं? एक्सेल में हमारे पास वो एक्सेल क्यूरी या पावर क्यूरी वो उसी के अंदर है। एक्सेल जो टूल है या एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है सॉफ्टवेयर, उसी के अंदर ये यूज़ होती है। तो जब आपने एक्सेल इंस्टॉल कर लिया है तो उसी में फिर आप ये पावर क्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई ये चांस नहीं है कि आपने पेड लेना है या अनपेड।
उसमें आप जो है वो इसी तरह यूज़ इसको कर लेंगे। तो एक्सेल हमारे पास यूज़ होती है डेटा एंट्री के लिए भी, यानी डेटा इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल भी यूज़ होती है। फिर डेटा मैनेजमेंट के लिए किसी चीज़ को मैनेज, अब आपके पास अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्रोजेक्ट आया है तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो इसमें गैंट चार्ट का हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए भी एक्सेल का यूज़ किया जाता है, जिसमें प्रोजेक्ट्स का टाइटल बताया जाता है, उसकी डिटेल्स बताई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। देन डेटा एनालिसिस के लिए भी एक्सेल का यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग के लिए भी एक्सेल का यूज़ किया जाता है, डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए या रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है। तो एक्सेल के हमारे पास बहुत से यहाँ पे यूजेज हैं, हर एक स्पेसिफिक यूजेज के लिहाज से एक्सेल को यूज़ किया जाता है। और एक्सेल की एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है, .xlse। तो ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो सेल्स देखे थे हमने, ये सेल्स बेसिकली क्या है हमारे पास। तो ये सेल हमारे पास द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स हैं और कॉलम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ABCD अल्फ़ाबेट्स के साथ, और ये हमारे पास रोज हैं जिनको नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब भी कॉलम और रो मिलती हैं तो एक सेल बनता है, इसको सेल को एड्रेस भी कहा जाता है। आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, आपके पास यहाँ पे ये नेम बॉक्स में रिप्रेजेंट हो रहा है F4। तो ये मुझे इस वक्त का करंटली मेरे कर्सर का या मेरे सेल का एड्रेस बता रहा है कि इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो आप देखें कॉलम कौन सा है, F, तो कॉलम पहले आएगा, कॉलम F, रो कौन सी है, 4, तो इसका मतलब है F कॉलम और 4th रो पे मेरे पास इस वक्त सेल मौजूद है। ठीक है, बात समझ आ रही है। सिंपल सी चीज़ें हैं, एक्सेल में हमारे पास कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मैनुअली काम किया जाएगा, क्विकली काम होता है, क्लीनिंग भी इसके अंदर होती हैं। बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जो हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक पे इम्प्लीमेंट किए थे, उसी में हमारे पास यहाँ पे ये एक्सेल में भी यूज़ होते हैं, जिसके अभी आपको मैंने बता दिया कि पाइवट टेबल हम लोगों ने जिस तरह से जुपिटर नोटबुक में यूज़ किया था, सेम एज वेल हम यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे अब एड्रेस बन गया है, सेल बन गया है। मैं यहाँ पे अब लिख दिया मैंने, मेरा कर्सर यहाँ पे है तो एड्रेस क्या आ गया, C7, यहाँ पे कर दिया तो L2 B4, तो ये मेरे पास यहाँ पे एड्रेस है। उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार कि मैंने ये मेरा सेल सिलेक्ट है, मैंने इस सेल पे कोई फॉर्मूला लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 + 6। जैसे ही मैं हिट करूँगा, अब ये मैंने फॉर्मूला बार में ये इस सेल के लिए फॉर्मूला लिखा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिखने के बाद, इस सेल में लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे आंसर अभी कुछ भी नहीं आ रहा। 8 + 6 हमारे पास क्या होता है, आंसर तो यहाँ पे आना चाहिए था 14, लेकिन नहीं आ रहा। तो हमेशा जब भी हम लोग किसी सेल या फॉर्मूले पे कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, कोई फॉर्मूला पुट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इक्वल लिखना पड़ता है। इक्वल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद मैंने जैसे ही एंटर किया तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया है, 14। इसका मतलब है कि जब भी हम फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो सबसे पहले हमेशा हम इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद अपनी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास वो फॉर्मूला वो पुट हो जाएगा, यानी कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें इसमें एक्सेल में हमारे पास यूज़ होती हैं। हर एक फंक्शन का एक अपना स्पेसिफिक टास्क है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक तो हो गया हमारे पास कि फॉर्मूला है,
एक हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है फंक्शन। ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है हमारे पास। एक है फॉर्मूला, एक तो ये है मेरे पास फॉर्मूला, और सेकंड होता है हमारे पास फंक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला बार है कि जिसमें हम लोग यहाँ पे खुद फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, मैनुअली काम कर रहे हैं। जिस तरह कि यहाँ पे मैंने लिख दिया था इक्वल 5 + 6, तो ये मेरे पास 11 था। लेकिन एक हमारे पास सेकंड चीज़ होती है फंक्शन। जिस तरह से हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसी तरह यहाँ पे फंक्शन यूज़ होते हैं कि मुझे 5 + 6 लिखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं जस्ट यहाँ पे इक्वल लिखूँ और एडिशन के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ सम। तो देखें ये जो एस यू लिखा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मेरे पास फंक्शंस आ गए हैं, बिल्ट इन फार्मूलाज आ गए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस आ गए हैं, तो जस्ट अब मैं इनका यूज़ करते हुए जो है वो क्या कर सकता हूँ, अपना फॉर्मूला राइट कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा 5, सेकंड नंबर उसने मुझसे पूछा 6, उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद की, हिट एंटर, आंसर दोनों का सेम आया। लेकिन काम क्या था, एक में मैंने मैनुअली काम किया था, खुद यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया था कि 5+ यानी यहाँ पे सिंबल का यूज़ किया है, लेकिन वहीं पे फंक्शन में मैंने बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किया था, दैट इज़ SUM सम। तो ये दोनों में हमारे पास इस वक्त के लिए डिफरेंस है कि फॉर्मूला हम लोग जो खुद मैनुअली क्रिएट कर रहे हों, स्टैरिक, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, बार, ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि इक्वल सम, इम्प्लीमेंट सम लिखा यानी SU लिखा, तो उसी से रिलेटेड मेरे पास SU या फिर S की तमाम तर सीरीज आ गई हैं कि आप कौन सा S से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैंने जिस तरह का स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग तो फ्री चीज़ों के लिए ही सबसे आगे होते हैं, तो मैंने वो ही आपको बता दिया है डाउनलोडिंग का पर्पस कि आप लोग, आपने जस्ट गूगल पे जो है लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर आप लिख लें एक्सेल वर्जन 16 लिख लें, या फिर वर्जन 2018-19 लिख लें, और आगे आप लिख लें डाउनलोड। तो आप जैसे ही हिट एंटर करेंगे आपके पास पहला लिंक आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही, तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड मैंने आपको जो मेथड बताया था वो यही बताया था कि आप गूगल शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने गूगल पे ड्राइव पे जाएं, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने अपनी आईडी से ही गूगल बनाया होगा, तो आप वहाँ पे जाएं, यहाँ पे चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप ये है, यहाँ पे ये आपके पास डॉट्स बन रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी ड्राइव पे आएँ, और ड्राइव पे आने के बाद आपको वो गूगल शीट की ऑप्शन देगा, ठीक है, तो आप उसको ओपन कर लें, यहाँ पर आप जस्ट वैसे ही यहाँ पे लिख लें गूगल शीट, तो आपके पास ये देखें गूगल शीट यहाँ पे आ गई है। तो उस पर आप साइन इन करके ये बेसिकली ये गूगल शीट वही आ जाती है जो क्लाउड बेस आपको मैंने जुपिटर नोटबुक का बताया था, एनाकोंडा क्लाउड का बताया था, या फिर आपको गूगल कोलैब का बताया था। तो ये गूगल शीट भी बेसिकली हमारे पास क्लाउड बेस ही आ जाती है कि इसमें तो फिर आपको इंस्टॉलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप साइन इन करेंगे। और सेकंड ये है कि जो ऐसे फंक्शंस या फॉर्मूलाज जो हमारे पास 2016 में नहीं चल रहे, मे बी वो हो सकता है गूगल गूगल शीट पे वो चल जाएं, ठीक है। और जिस तरह एडवांस लेवल के हमारे पास वर्जन्स हैं, तो उनमें तो एडवांस फिर फार्मूलाज यूज़ होते ही हैं, ठीक है, समझ आ गई है अब आपको? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया है कि फॉर्मूला का क्या डिफरेंस है एंड फंक्शन का एक्सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। लेट मी क्लियर। ओके, तो अभी हम करते हैं मूव नेक्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास
अब आपने इन दोनों को, अगर आपने एक वक्त में ही इन दोनों सेल्स में लिखे हुए काम को डिलीट करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करते हुए आप इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, यानी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रख कर आप कंट्रोल A करें तो तब भी आपके पास ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, अगर तो आपने एक ही वक्त में अपने दो सेल्स में और मल्टीपल सेल्स या फिर मल्टीपल्स कॉलम्स और मल्टीपल्स रोज के रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप जस्ट डिलीट को क्लिक करते हैं। आपके कीबोर्ड में डिलीट जो है वो की मौजूद होगी, ठीक है, उसको आपने प्रेस कर देना है तो वो एक ही वक्त में आपके पास ये डिलीट हो जाएंगे। सेकंड है, अब हमारे पास दो तरह के हमारे पास यहाँ पे एड्रेस मौजूद होते हैं। एक होता है रिलेटिव एड्रेस और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट एड्रेस। तो उसको अब हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास रिलेटिव एड्रेस। बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल B करेंगे। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल लिख दिया कि ये मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल आ गई है रिलेटिव एड्रेस की। यहाँ पे इसको मर्ज करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। देन इसको बोल्ड और चले। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 12 एंटर, 23 45। तो चलिए मैंने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिख लिए। इसी तरह मैं यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ और रैंडमली कुछ भी मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख लिया। अब इन नंबर्स को बेसिकली मैंने क्या करना है, इनको मैंने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं इक्वल भी लिख सकता हूँ और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट इसको क्लिक करूँगा। जैसे इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास E5 का क्या आ गया है, एड्रेस आ गया है कि आप कॉलम और रो 5 पे मौजूद सेल पे मौजूद परे नंबर को आप यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऐड करना है, ऐड कर दिया। अब दूसरा एड्रेस बताने, क्योंकि एक नंबर में एक और नंबर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, मैंने इसको बता दिया। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था कि इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करके ये आंसर आया, अब यही फॉर्मूला मैंने इन वाले सेल्स पे भी इम्प्लीमेंट करना है। ये जो EF6 वाले हैं मेरे पास, इन्हीं पे मैंने इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इसी को यहाँ पे ड्रैग करूँगा। आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है और इसके आपने यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाना है। देखिए जैसे ही कॉर्नर पे आएंगे आपके पास यहाँ पे क्या हो गया है, कर्सर का साइज चेंज हो गया। आप इस यहाँ तो डबल क्लिक कर दें या फिर आप इसको ड्रैग कर दें नीचे को। तो ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास मैंने इस सेल को क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें फॉर्मूला क्या आ रहा है, इक्वल E5 प्लस F5। इसका मतलब है कि G5 पे जो आंसर आया है वो बेसिकली E5 और F5 के सेल को प्लस करके ये आंसर आया है। जैसे ही अब मैं G6 वाले सेल पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या एड्रेस आ रहा है, E6 प्लस F6। लेकिन यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला पुट किया था वो तो मेरे पास था सिर्फ E5 और F5 का। तो बेसिकली ये जो एड्रेस कहलाता है ये हमारे पास रिलेटिव एड्रेस है। रिलेटिव एड्रेस कहते हैं कि इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आप एड्रेस लोकेट कर रहे हो, जो आप नंबर दे रहे हो, वो आपके पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। मैंने जैसे ही यहाँ से ड्रैग किया इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ तो मेरे पास दूसरा एड्रेस ये आ गया। उसने इसी के अकॉर्डिंग इसके इन पैरेलल सेल्स को देखा क्योंकि वही यहाँ पे लोकेट हुए थे। यानी कि यहाँ पे इसको डबल टैप करें तो आपके पास ये एडिट मोड आ जाएगा। यहाँ पे मैंने E5 किया था, जैसे ही ये सेल में यही फॉर्मूला मैंने इस वाले सेल पे परफॉर्म किया तो उसने कहा ये E5 तो ऊपर वाले सेल पे था, लेकिन अब इस सेल के अकॉर्डिंग E6 इम्प्लीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होगा। इसी तरह E और F6
प्लस होकर मेरे पास ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली रिलेटिव एड्रेस है कि जिसमें एक कॉलम के दूसरे कॉलम में सेम सेल को ही वो लोकेट करेगा। समझ आई है इस चीज की कि रिलेटिव एड्रेस क्या है? यानी जब मेरे पास पेयर्स में ही नंबर्स मौजूद हैं। ओके, सेकंड है अब हमारे पास एब्सोल्यूट एड्रेस। बेसिकली मैंने क्या काम करना है कि मैंने इन्हीं नंबर्स में क्या काम करना है कि 10 नंबर ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के ये फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड है, तो हर स्टूडेंट को मैंने 10 नंबर इजाफी देने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल। इक्वल के बाद मैं इस सेल को पास कर दूंगा क्योंकि ये टोटल में ही मुझे 10 नंबर ऐड करने हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इस वाले सेल में मैं रख देता हूँ 10। ये मैंने यहाँ पे रख दिया 10। अब मैंने यहाँ पे 10 रख दिए कि भाई ये 10 मुझे इन सब सेल्स में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल। इक्वल के बाद इस नंबर में ऐड करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्लस और इस नंबर को ऐड करना है, ये जो 10 है। हिट एंटर। 57 प्लस 10 67। अब इसी सेल को मैं इतने ही टाइम्स ड्रैग कर दूंगा। लेकिन आप देखें मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आया है। 57 में 10 ऐड हो तो मेरे पास यहाँ पे 577 में 10 ऐड हो तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए 587। लेकिन स्टिल 57 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेल के लिए मैंने इस सेल को चूज किया था और जैसे ही हिट एंटर करके मैंने नीचे ड्रैग किया तो उसने इस सेल के लिए इस सेल को नहीं सिलेक्ट किया बल्कि इसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये एड इन मोड आ गया। देखें G6 ये है, लेकिन उसको ऐड मुझे ये वाले सेल में पड़े हुए 10 को करना था, लेकिन वो इस सेल को लोकेट कर रहा है। तो ये तो था रिलेटिव एड्रेस। लेकिन एब्सोल्यूट एड्रेस में हम क्या काम करते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेस में हम फिर चूंकि ये वाला सेल मेरे पास एक ही मौजूद है, मुझे इस सेल से दाएं बाएं या अप और डाउन नहीं करना, मुझे इसको रिलेटिव एड्रेस नहीं बनाना। सो इसलिए इसी सेल को यहां पे मैं क्या कर दूंगा? लॉक कर दूंगा। लॉक कर दूंगा इन दोनों सेल को। लॉक किससे करेंगे? हम यहाँ पे डॉलर साइन से लॉक करेंगे। आपने शिफ्ट और 4 नंबर वाली की को प्रेस करना है। तो ये आपका कॉलम लॉक हो चुका है कि यानी कि इस कॉलम्स के अलावा और किसी कॉलम में मूव नहीं करना। अब चूंकि रो भी यही एक ही है, मुझे नीचे वाली रो में भी मूव नहीं करना, तो इसलिए 4 के साथ भी हम डॉलर साइन ऐड कर देंगे। इस मेथड को कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस के एक ही सेल को मैंने फिक्स कर दिया है। अब हिट एंटर किया और अब मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो आप देखें मेरे पास अब वो 10 ऐड हो चुके हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस का, कि जिसमें आप एक लाइन में भी बता सकते हैं कि रिलेटिव एड्रेस ऐसा एड्रेस है जो दोनों पैरेलली काम करते हैं, जिसमें फिक्स नहीं किया जाता। लेकिन एब्सोल्यूट एड्रेस में हम लोग एक सेल को फिक्स कर देते हैं, वो उस सेल की मूवमेंट चेंज नहीं करेगा। क्लियर? देन लास्टली इसको हम लोगों ने सेव करना है अपनी फाइल को। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। कंट्रोल एस प्रेस उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि दिस पीसी इसी पीसी में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ब्राउज करके अपनी तरफ से भी यहाँ पे सेटिंग बता सकता हूँ। अब चेंज मैंने यहाँ पे नेम फॉर एग्जांपल कर दिया B304 और उसके बाद मैंने यहाँ पे कह दिया कि नहीं तुम डेस्कटॉप पे कर देना। तो हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखें तो यहाँ पे ये नाम मेरे पास टाइटल में अब मेरे पास नेम चेंज हो गया। पहले था बुक 1, अब मेरे पास B304 आ चुका है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यूज़फुल टूल है जिसको हम लोग वक्तन फ़वक्तन यूज़ करते रहते हैं। किस तरह से इसमें एनालिसिस किया जाता है, डेटा एंट्री किस तरह से होगी, और जो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को भी लर्न करेंगे।
वो मैंने आपको कहा है कि हमारे पास दो तरह के एड्रेस आ रहे थे। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये जो पहला वाला डॉलर मैंने लगाया है वो एल के साथ लगाया है। बेसिकली ये एल क्या है मेरे पास, ये इस कॉलम का नेम है कि ये वाला जो सेल है वो किस कॉलम और रो से मिलकर बना है। तो कॉलम एल है, रो 4 है। अब चूंकि मुझे कॉलम और रो दोनों फिक्स करने हैं, क्योंकि मैं ना तो चाह रहा हूँ कि ना ही ये एम वाले कॉलम में जाए और ना ही ये कोई नीचे ऊपर वाली रो में जाए, तो मुझे सिर्फ इसी सेल को L4 इस सेल को फिक्स करना है। तो दोनों कॉलम और रो दोनों के साथ मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा। ये वाला जो डॉलर है ये कॉलम के लिए है कि आपने कॉलम को फिक्स कर दिया है, और ये वाला जो सेकंड वाला डॉलर है ये रो के लिए है कि आपने रो भी फिक्स कर दिया। इसका मतलब है L4 आपके पास रो फिक्स है, अब वो चेंज नहीं होगी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है तो फिर आप सिर्फ एल के साथ ही डॉलर साइन लगाएंगे उसके स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपने इस खाली रो को ही फिक्स करना है तो फिर आप एल के बाद और 4 से पहले आप डॉलर साइन लगाएंगे। लेकिन जब आपने दोनों को ही फिक्स करना है, कॉलम प्लस रो, तो फिर आप दोनों के साथ डॉलर साइन लगाएंगे और स्टार्टिंग में आएंगे। कॉलम नेम से स्टार्ट पहले आएगा डॉलर साइन और रो नंबर से पहले आएगा डॉलर साइन। क्लियर? ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब देखेंगे कि किस तरह से डेटा एंट्री की जाती है, उसकी शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, और फर्दर डे बाय डे हम लोग अपने टॉपिक्स को लर्न करेंगे। फिर फंक्शंस जो हमारे पास यूज़ होते हैं बिल्ट इन, उनको क्विकली हम लोग यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव इस पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जो जो चीज़ें हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट की हैं वही हमारे पास एज वेल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं। पाइवट टेबल का भी यूज़ करेंगे। सो किसी का और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज हम अपनी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।